बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आपकी एनर्जी टॉप पे होगी। मैं हूँ सानिया और आप सबका स्वागत है इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म नर्सिंग गुरुकुल पे, जहाँ हम यूपीसी नेट, बीएससी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। बच्चों, आपका यूपीसी नेट का एग्जाम तो खत्म हो गया, जिसमें हमने जो करवाया था उसी में से आपको आया था। पेपर में हमने जो क्वेश्चंस करवाए थे उसी उसी टाइप के या वही क्वेश्चन सीधा आपके पेपर में आए थे। तो अब पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम बाकी है, तो उसके लिए हम पे भरोसा रखें। बच्चों, आज हम फिजिक्स का मॉडल पेपर 12 करने वाले हैं। उससे पहले हमने फिजिक्स के 11 मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए हैं। वो 11 मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो बच्चों, हम मॉडल पेपर 12 स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पेंडुलम ऑफ अ लेंथ एल। लेंथ एल की पेंडुलम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाय एल होता है। तो यहाँ पे जो है ना, दो दो बार लिखा हुआ है, तो एक ही बार देखो तो जी बाय एल ये रहा ऑप्शन ए में। ये दो बार प्रिंट हुआ है, ठीक है बच्चों। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर सी चार्ज थ्रू अ वोल्टेज वी इज। अब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है बच्चों। तो आप जान सकते हो कि ये एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, जो इक्वल होता है हाफ सी वी स्क्वायर के। अगर सी वी नहीं दिया हुआ है, वी क्यू दिया हुआ है, या फिर सी और क्यू दिया हुआ है, क्यू जहाँ पे चार्ज है, तो आप एक ही फॉर्मूला याद रखो, और दूसरा सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी, ये भी हमें याद ही होता है। दूसरे सारे फॉर्मूलाज इन दोनों का यूज करके आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है बच्चों। यहाँ पे भी दो बार सब कुछ प्रिंट हुआ है, तो हाफ सी वी स्क्वायर ऑप्शन ए करेक्ट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज 1.5। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या होगी? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट, सी बी का रिलेशन हमें पता है, एन इज इक्वल टू सी बाय वी होता है। अब v की जब v हमें फाइंड करना है, तो v इज इक्वल टू सी बाय एन होगा। c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और n की वैल्यू 1.5। 1.5 और 3 काट देंगे तो 2 बचेगा, 2 इंटू 10⁻10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर ये रहा ए। अरे, सब में ये दो दो बार प्रिंट हुआ है, तो बच्चों एक ही बार देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आ गया। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू, वेलोसिटी विथ वेलोसिटी v perpendicular to magnetic field B is। अब फोर्स क्यू वी बी रिलेशन है Q इंटू वी क्रॉस बी, ये फोर्स है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्सेस की मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्यू वी बी साइन थीटा आएगा, लेकिन यहाँ पे बी एंड बी परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा साइन 90, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो क्यू वी बी हमारा आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। Which of the following is a scalar quantity? Scalar quantity मतलब अदिश राशि, जिसको सिर्फ दिखाने के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत हो। वेग वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन स्पीड गति गति है वो स्केलर क्वांटिटी पे। ऑप्शन सी हमारा आंसर आएगा। टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट orbiting close to earth surface is। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाय जी एम। ये हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। यहाँ पे ऑर्बिटिंग क्लोज टू अर्थ सरफेस, तो आर होगा वो आर ई के इक्वल होगा, एम मास ऑफ अर्थ के। यहाँ पे सारे फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट करेंगे आर ई जी ई एफ ई के, तो हमारी कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगी। आंसर आएगा लेकिन कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी।
लेकिन आप सीधा, मैंने फॉर्मूला बता दिया, लेकिन आप सीधा आंसर याद रखोगे तो आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी, और इसका आंसर है 84 मिनट्स। ठीक है बच्चों। डायमेंशन ऑफ पावर, मैं हमेशा बताती हूँ एनर्जी एंड फोर्स का डायमेंशन याद रखो, फोर्स एंड एनर्जी का डायमेंशन याद रखो, बाकी सब बना लो। पावर का हमें पता है, पावर हमें पता है एनर्जी बाय टाइम होता है, एनर्जी का डायमेंशन पता है m1 L2 T-2, और टाइम का T1, T1 जब ऊपर जाएगा तो m1 L2 T-3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। बच्चों, मैं हमेशा बताती हूँ एनर्जी एंड फोर्स का याद रखो, एनर्जी का तो हमें यहाँ पे याद था। चलो आज देखते हैं आपको फोर्स का याद है कि नहीं। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बता दो, ठीक है। EMF induced in a coil of n turns rotating with angular velocity omega in the magnetic field B is, तो हमें पता है फ्लक्स एन इंटू बी ए कॉस थीटा जितना होता है। यहाँ पे थीटा है वो ओमेगा टी जितना होगा, क्योंकि ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है इसीलिए। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस d5/dt होता है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर दो। अब एन बी ए वो तो टाइम के साथ कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो इसके साथ ओमेगा जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साथ में टर्म आएगी साइन ओमेगा टी। तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। Ratio of a magnetic force of to electric force between two moving charge is, अब दो मूविंग चार्ज है उसकी रेशियो की बात है। मैग्नेटिक फोर्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशियो क्या होगा, यानी हमें एफ एम बाय एफ ई का रेशियो पूछा है। एफ एम बाय एफ ई का रेशियो v²/c² होता है। बच्चों, अगर आपको इसका पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बना दूंगी। ठीक है, इसका आंसर आएगा a v²/c²। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जनरली, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का अगर हम कर्व देखेंगे, बाइंडिंग यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और यहाँ पे एटॉमिक नंबर Z, तो पहले बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होती है, देन एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचती है, देन स्लाइटली वो डिक्रीज होती है। तो पहले इंक्रीज होती है देन डिक्रीज होती है। ठीक है बच्चों। Which of the following rays has the highest penetrating power? ये बच्चों, ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है कि किसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है और क्यों होता है, तो आप ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। The work done in moving a charge cube between 2 points V1 and V2 is, वर्क डन क्या होता है, Q इंटू डेल्टा V, डेल्टा V जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। और मैं हमेशा बताती हूँ पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस किसी भी चीज का फाइंड करना हो, फाइनल माइनस इनिशियल। V1 से V2 जाना है तो फाइनल V2 माइनस इनिशियल, मतलब यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही है। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट पूछा गया है। कैपेसिटेंस हम फैराड में मेजर करते हैं, तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा फैराड। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड इज, अब सोलेनोइड के अंदर हमें पता है सोलेनोइड की एक्सिस के डायरेक्शन में ही हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है और यूनिफॉर्म होती है, तो अलोंग द एक्सिस यहाँ पे हमारा आंसर आएगा। Time taken by a light to travel 1 kilometer in vacuum is approximately,
अब 1 किलोमीटर वैक्यूम में ट्रैवल करने के लिए लाइट को कितना टाइम लगेगा? हमें पता है c इज इक्वल टू d बाय t, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट 1 किलोमीटर है, टाइम फाइंड करना है, c की वैल्यू पता है, तो 1 किलोमीटर। किलोमीटर की जगह पे हम 10 की पावर 3, क्योंकि हमारे पास c है वो मीटर में है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, वो मीटर में है इसीलिए। अब 1/3 होता है 0.333, और 10 की पावर 3 में से 10 की पावर 8 जाएगी तो 10 की पावर-5 बचेगी। अब मैं इसको पॉइंट यहाँ लेके आऊंगी तो 3.33 इंटू 10 की पावर-6 सेकेंड। -6 को हम माइक्रो लिख सकते हैं, तो माइक्रो सेकेंड। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए ही आएगा। बच्चों, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। हमने पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए एक कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज लॉन्च किया है, जिसमें 5 से ज्यादा टेस्ट सीरीज, 20 से ज्यादा मॉडल पेपर्स और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू कम्युनिकेशन की जाएगी। ये कोर्स हमारा टारगेट गुरुकुल ऐप पे है और जिसकी प्राइस ₹149 ओनली है। तो बस इस कोर्स का जरूर फायदा उठाएं और इसमें अभी एनरोल करें। ये आपकी ये आपके आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों, टेस्ट सीरीज में एनरोल करें, मॉडल पेपर्स पाए और इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। Kinetic energy of an electron accelerated through the potential difference delta V। अब डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया है, तो वर्क डन कितना होगा? इलेक्ट्रॉन है तो Q इंटू डेल्टा वी की जगह पोटेंशियल डिफरेंस V ही दे के रखा है, तो E इंटू वी जितना वर्क डन होगा। और वर्क एनर्जी थ्योरम से हमें पता है कि जितना वर्क डन होगा इतना गेन होगा काइनेटिक एनर्जी में। वर्क डन ईवी के इक्वल है तो डेल्टा के भी ईवी के इक्वल होगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा E इंटू वी। बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो दो दो कॉन्सेप्ट का एक साथ यूज किया गया है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, वर्क एनर्जी थ्योरम, वहां का कॉन्सेप्ट आया। तो देखो, सब कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी। वेवलेंथ ऑफ एक्स-रे is generally in the range of, अब माइक्रोमीटर की रेंज में माइक्रोवेव की वेवलेंथ होती है। मिलीमीटर की रेंज में अगर हम बात करें तो रेडियो वेव्स वगैरह की होती है। और नैनोमीटर वाली रेंज में, ये नैनोमीटर लेकिन ये थोड़ा बड़ा नैनोमीटर है, 100 and 1000, उसमें हमारी होगी अल्ट्रावायोलेट रेज की वेवलेंथ। और जो एक्सरेज की वेवलेंथ होती है वो 0.01 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर वाली रेंज में होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही है। The resistance of the wire varies is, अरे ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। R इज इक्वल टू रो L बाय ए। कैसे वेरी करता है? L बाय ए से, लेंथ बाय एरिया से, लेंथ बाय एरिया। ये रहा ऑप्शन ए सही है। लगता है सब में ऑप्शन ए ही सही आ रहा है। वाह, क्या बात है। Law stating that the current through a conductor is proportional to voltage across it। क्या है? कौन सा लॉ बताता है कि करंट through the conductor is directly proportional to voltage across it? V is equal to IR। ये हमारा उसका लॉ है। किसका है? ओम्स लॉ। तो यहाँ पे आंसर आएगा ओम्स लॉ। The phenomena of bending of light around the edge of an obstacle. Bending of light around the edge of an obstacle is called diffraction, विवर्तन। तो यहाँ पे आंसर आएगा विवर्तन।
उसके लिए जो ऑब्स्टेकल होगा, उसकी जो लंबाई मतलब उसकी साइज है, वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल होनी चाहिए, तभी डिफ्रेक्शन होगा। क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या कांस्टेंट रहता है? तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट एनर्जी भी कंजर्व रहती है। कांस्टेंट नहीं, यहाँ पे कंजर्व आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कंजर्व। मतलब पहले की काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू आफ्टर कोलिजन की काइनेटिक एनर्जी, एंड मोमेंटम भी कंजर्व होता है। तो यहाँ पे आएगा बोथ ए एंड बी। कांस्टेंट भी बोल सकते हैं कि पहले की जितनी होगी उतनी ही बाद की रहेगी टोटल सिस्टम की। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज 12 वोल्ट, current through it is 3 ampere, the power dissipated is, पावर हमें पता है, पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर। अरे ये तो मुझे एक ही याद है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे आर नहीं है, क्या दिया हुआ है? वी है एंड आई है। कोई बात नहीं, मुझे ये ओम्स का लॉ तो याद है ना। आर की जगह पर मैं वी बाय आई पुट कर देती हूँ। जहाँ पे आई की जगह पे वी बाय आई पुट करेंगे, एक आई कैंसल हो जाएगा, तो पावर वी इंटू आई आ जाएगा। तो ये तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। 12 into 3, ये आंसर आ जाएगा 36। पावर का यूनिट होता है वॉट, तो यहाँ पे आंसर आएगा 36 वॉट। Laws of conservation of energy states that energy can neither be created nor destroyed. It can convert from one form to the other form. एक एनर्जी है, ऊर्जा है, वो कभी बनाई नहीं जा सकती और कभी नष्ट भी नहीं की जा सकती। वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे ही फिर विंड एनर्जी को भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बच्चों। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि इंटरनल एनर्जी यू इज इक्वल टू क्यू प्लस और माइनस डेल्टा वी। प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो सिस्टम पे वर्क हो रहा है या सिस्टम द्वारा वर्क हो रहा है, उस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस्ड है। ठीक है बच्चों। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आप बता दो इसका आंसर क्या आएगा। बच्चों हमारे यहाँ पे मॉडल पेपर के 25 एमसीक्यूज खत्म होते हैं। अब हम मिलते हैं नए मॉडल पेपर के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ। हैव अ नाइस डे।